तो सुमन तो बताओ आज क्या करेंगे। जब मैं महाभारत कर रहा था, आई वॉन्टेड विजय राज कैरेक्टर टू कम आउट। क्या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? बढ़िया कहानी है ना। शकुनी का किरदार शक्ति कपूर कर रहे, लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो। ओम शांति ओम जब देखी थी, दीपिका पादुकोण की आवाज उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं लग रही थी। एक चुटकी सिंदूर। It was her first film. She was inexperienced, so Mona did it. साउथ इंडियन मूवीज है जो हिंदी में डब होती हैं। Telugu films, the way they speak is very very dramatic. क्या तुम्हें उसका नाम पता है? उसका नाम है पुष्पा। इवेंचुअली डबिंग भी तो एआई ही करेगा। एक हीरो ये नहीं चाहेगा कि एक मशीन उसकी डबिंग करे। फॉर न्यू पीपल हु वांट टू डू दिस, इज देयर इनफ अपॉर्चुनिटी? There are a lot of Hindi shows, Tamil shows, Telugu shows, Bengali shows which are dubbed in English for the international market. अब बाहर के लोग हमारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। पॉकेट एफएम है, कुकू एफएम है, तो ये ऑडियो इंडस्ट्री को बदल रहा है। कुकू पॉकेट ये जो चैनल्स हैं, these are low cost production channels, unlike Spotify और Audible। कॉफी पियोगी? मैं अभी लेके आता हूँ कॉफी। ऑडियो में आपको पता लग गया कि ये कुर्सी से उठा। I may get trolled for this what I'm going to say now. हाय एवरीवन, आज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप अगर ये पॉडकास्ट देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे नए नए टॉपिक्स और इंडस्ट्रीज के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। एंड वाइल देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जिसके बारे में आप सुनते होंगे, मुझे लगता है आज का जो एपिसोड होगा वो बहुत वैल्यूबल होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आउट नहीं है। जो ये काम करते हैं सिर्फ उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डबिंग इंडस्ट्री। तो आज हमारे पास डबिंग एक्सपर्ट सुमंतो जी हैं और वो हमें उनके एक्सपीरियंस, जो 25 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है डबिंग का, उसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये एक्चुअली इंडस्ट्री चलती कैसे है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल It's completely my अलीना pleasure. डाइसेक्स पे आने के लिए। Thank you, it's my pleasure. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे ऐसे आई थिंक बेसिक क्वेश्चन होंगे मेरे जो आप बोलेंगे कि मतलब ये तो कैसे लोगों को नहीं पता, क्योंकि डबिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं करता है। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा स्क्रीन और माइक दोनों के पीछे रहते हैं, तो लोग हमारी शक्लें नहीं जानते। करेक्ट। वो अक्सर हमारी आवाज़ सुनते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि ये किसने किया है। हालांकि हमारा भी अपना एक यूनिवर्स है, हमारा भी अपना एक फैन बेस है, छोटा ही सही, लेकिन हैं कुछ बहुत हार्डन्ड फॉलोअर्स जो हमारे काम को फॉलो करते हैं, जो जिनको डब्ड फिल्में देखना पसंद है। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि भाषाएं बहुत हैं और इंटरनेशनल शोज आते हैं या इंटरनेशनल फिल्में आती हैं, तो उनको काफ़ी भाषाओं में डब किया जाता है। हिंदी के अलावा भी काफ़ी भाषाओं में डब किया जाता है और उसका कंजम्पशन भी वैसे ही होता है। बनस्पत अंग्रेज़ी के उसका कंजम्पशन हिंदी और बाकी लोकल लैंग्वेजेस में ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो फैन बेस है हमारा। बट हाँ, ये दुनिया क्या है इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू लेट आवर ऑडियंसेस नो ये इंडस्ट्री के बारे में। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपने ये करियर चूज भी कैसे किया? वो टाइम पे क्या था जब आप 25 साल पहले स्टार्ट किए और क्यों आपको लगा कि मैं डबिंग करता हूँ? देखिए, क्या है कि मेरा थिएटर वेटर का बैकग्राउंड रहा है। सो मैं एक छोटे से शहर सहारनपुर से आया और एक जॉब के सिलसिले में आया था, और यहाँ आने के बाद मुझे एक मौका मिला अपनी ही कंपनी के लिए पहला एड शूट करने का। तो फिर मुझे वो चस्का लग गया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं क्रिएटिव, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कीड़ा है। तो पहला एड फिल्म शूट किया, मुझे मज़ा आया, तो मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मैं एड वर्ल्ड में घुसा। तो हालांकि बड़े एड्स नहीं मिलते थे, बहुत यंग था, तो और वो ज़माना अलग था। जैसे आज यंग ब्लड को काफ़ी मौके मिलते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में क्रिएटिविटी है, तो फिर ये नहीं देखते कि आपके बाल सफ़ेद हैं कि नहीं है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर आपके बाल उड़ नहीं गए या सफ़ेद नहीं हो गए तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो थोड़ा स्ट्रगल था, लेकिन मैं फिर भी छोटे एड फिल्म्स बनाता गया। और कभी कभी ऐसा होता था कि टाइट बजट होता था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक एड आया था और बजट थोड़ा टाइट था, तो एड के एंड में एक MVO आता है, मेल वॉइस ओवर आता है। तो वो मेल वॉइस ओवर के भी पैसे नहीं थे हमारे पास। ओके।
तो मैंने फ़िलहाल एक अपने आवाज़ में एक सैंपल रिकॉर्ड किया और वो मैंने क्लाइंट को भेजा कि आप देख लीजिए, उसके बाद हम वॉइस चेंज कर देंगे। क्लाइंट को पसंद आ गया। क्लाइंट ने कहा मत चेंज करो, अच्छा है। तो वहाँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि अच्छा, आई हैव अ वॉइस which can be recorded and which people like. So then I started voicing for ads. So फिर स्टूडियोज में गया, अपना सैंपल दिया, काम आने लग गया। तो मैं वहाँ से एड फिल्म्स बनाता भी था और एड फिल्म्स के लिए वीओज भी करता था। एड फिल्म्स होते थे, कॉर्पोरेट फिल्म्स होते थे। तो उसमें कॉर्पोरेट फिल्म में विजुअल्स दिखाए जाते हैं और सिर्फ वॉइस ओवर आता है। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद डबिंग में ऐसे घुसा कि एक मेरे मित्र हैं अश्विन हेंद्रे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यार हम कार्टून नेटवर्क्स, कार्टून्स के जो कंटेंट होता है उसको, क्योंकि वो अंग्रेजी में आते हैं, तो उनको हम हिंदी में डब करते हैं, तुम करोगे? मैंने कहा बड़ी खुशी से करूँगा। वहाँ से मेरा डबिंग स्टार्ट हुआ। कार्टून्स के लिए मैं डब किया करता था। तो और बड़ा मज़ा आता था कि अलग अलग आवाज़ें बना के आप करते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा था उस चीज़ का। तो वहाँ से मैं डबिंग में घुसा। उसके बाद फिर रेडियो का मौका आया, तो फिर डबिंग तब छूट गया मेरा। तो उसके करीब 13-14 साल बाद, क्योंकि तब तक मैं रेडियो में इतना घुस गया था कि उसके 13-14 साल बाद फिर एक मित्र, मतलब तो नहीं रही वो दुनिया में, अंजू, उनका स्टूडियो है मयूखी। तो अंजू ने मुझसे कहा कि शुमंतो यू शुड स्टार्ट डबिंग अगेन। मेरा वही था कि यार कॉर्पोरेट लाइफ से छुटकारा मिले तो मैं आके डब करूं। शी वांटेड मी टू डब सो मच। तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम शाम को जितने बजे फ्री होगे उसके बाद आओ, हम करेंगे डब। तो मैं ऑफिस ख़त्म करता था, उसके बाद फिर मैं जाता था स्टूडियो रात को डब करने के लिए। तो वहाँ से फिर वापस से मेरे ख्याल 2017-18 में वापस स्टार्ट किया मैंने। फिर 2021 में जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, देन मैं पूरी तरह से फुल फ्लेजेडली डबिंग में घुस गया। फिर मैं डबिंग करता भी हूँ, मैं डबिंग डायरेक्ट भी करता हूँ। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ओके, वेरी नाइस, बट आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस नाउ। प्लीज शूट। एक आपने बोला वॉइसिंग फॉर एड्स, तो ये वॉइस ओवर्स होते हैं? कोई भी कैरेक्टर हो उसके लिए बैकग्राउंड में? नहीं, देखिए, MVO या FVO यानी मेल वॉइस ओवर या फीमेल वॉइस ओवर या वॉइस ओवर जो होते हैं, वो होता है एड्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सब में जो सूत्रधार होता है वो होता है वॉइस ओवर। जैसे आपने एड देखा और एड के लास्ट में आया कि फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, वो जो वॉइस ओवर आया उसको वॉइस ओवर कहते हैं। या फिर जैसे आया कि इस टूथपेस्ट में है नमक, that is a voice over. अच्छा, because that person is not saying it in the But ad. you can't see the person. You can just listen to the voice who is talking about the product. Getting me? Okay. So ये ads में हो गया। Corporate films में भी होता है, जो एक आवाज जो पूरे फिल्म को नरेट कर रही है, जो नरेट कर रहे हैं फिल्म को, वो VOs में आता है, that is VO। या रेडियो में भी जो एड्स होते हैं, तो उस एड्स में जो वॉइस ओवर आता है कि जो बताता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज वॉइस ओवर। लेकिन डबिंग होता है जब आप किसी कैरेक्टर के लिए अपनी आवाज देते हैं। एक एक्टर या कैरेक्टर जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके लिए जब अपनी आवाज देते हैं, उसको डबिंग कहते हैं। आपने बोला कार्टून से चालू किया, तो ये कौन से वाले कार्टून्स थे? एक जो करता था मैं, एक डायनासोर फैमिली करके आया करता था। तो उसमें जो मेन एक डायनासोर था, एक डायनासोर फैमिली थी, उसमें जो एक मेन डायनासोर था और उसके कुछ 4 दोस्त थे। तो मैं वो सबकी आवाज़ें मैं निकालता था। बड़े मज़े आते हैं उसमें, अलग अलग। अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई है, उसमें किया। तो बट वो कार्टून्स में तो हमें पता ही नहीं होता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम जाते थे, हम देखते थे, हमारे पास ये एक रेफरेंस होता था कि इंग्लिश में ऐसा किया गया है, तो हम उसको मैच करने की कोशिश करते थे। तो हम उस आवाज़ को
बेसिकली इमिटेट करते थे, उस वॉइस को मिमिक करते थे कि जो ऐसी आवाज़ आई उसको हिंदी लैंग्वेज में सेम उसी तरीके से बोलना है। हाँ। तो उस जमाने में ये होता था। और आज भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं पूछने वाली थी कि आपको कैसे पता कि कैसी आवाज निकालनी है। हाँ, तो आज भी ऐसे ही होता है जब हम किसी इंटरनेशनल कंटेंट को डब करते हैं, तो हम कार्टून्स में स्पेशली तो हम जो आवाज़ हमको सुनाई दे रही है, हम कोशिश करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आवाज़ ओके। निकालें। निकले। चाहे वो डोरीमोन हो, पोकीमोन हो, तो इन सब की आवाज़ें हैं। बड़े रिनाउंड वॉइस आर्टिस्ट हैं, पूजा पंजाबी है, सोनल कौशल है, राजेश कावा है, संकेत मात्रे है। दीज आर बिग नेम्स हु दिस थिंग। पुराने ज़माने में चेतन शशितल अगेन वॉज अ वेरी बिग नेम। लाइक दैट मैन, आई थिंक I call him magician of voice. Why? What would he do different? So you know Mickey Mouse, आपने देखे हैं जी। जो पहले मिकी माउस जी। हमने हिंदी में देखे हैं। नॉडी, पॉपॉय, सब करेक्ट। कार्टून। मिकी माउस की आवाज़ उनकी थी। ओके। ठीक है। गूफी की आवाज़ उनकी थी। He has dubbed number of ads and content for Mr. Bachchan. ओके। He can just imitate Bachchan like him. Then there is Ninad Kamath, again a good actor and an extremely good voice artist. So ऐसे कई लोग हैं, कुछ लोगों को लोग जानते हैं, निनाद, चेतन, they are because so seniors, so people know them. Sonal has become very popular in last 3-4 years because she has her own podcast. She's a voice of Doraemon, so she herself has become very popular. तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी करंट सिनेरियो में है। लेकिन फिर एक होता है जो ओरिजिनल एनिमेशन या कार्टून बनता है। ओके। जैसे जय जगन्नाथ करके एक सीरीज आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पोगो पे आता है। तो दैट्स अ इंडियन कंटेंट, वो ओरिजिनल सीरीज है, तो वो कहीं वो पहली बार डब होगी। तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हमको कैरेक्टर स्केच दिखाया गया था कि अच्छा ये कैरेक्टर है, जैसे आई प्ले, उसमें एक बड़ा पांडा करके कैरेक्टर है, तो आई प्ले दैट कैरेक्टर। तो हमको एक कैरेक्टर स्केच दिखाया गया, जो शुरू में जब स्केच बनाया जाता है कि ये कैरेक्टर ऐसे दिखेगा, तो मुझे बड़ा पांडा का जब दिखाया गया कि ये बड़ा पांडा का स्केच है, ही इज़ अ वेरी फैट दिस थिंग बट वेरी सॉफ्ट स्पोकन, क्योंकि वो वहाँ का महापंडित है, तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और जगन्नाथ का भक्त है। तो इसको कैसे क्या वॉइस दिया जाएगा, तो तब हम नई आवाज निकालते हैं। ओके। तब हम then we are the one who are giving birth to a character. ओके। तो फिर जब वो कंटेंट हिंदी में बन रहा है पहले ओरिजिनल, उसके बाद जब वो किसी और लैंग्वेज में डब होगा, so then those artists are going to try to match the that original. voice. Okay. तो वहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस होते हैं कि ठीक है ये मोटा आदमी है तो क्या आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आवाज़ ऐसी होगी तो फिर वो सॉफ्टनेस चली जाएगी। तो हमने उसको किया कि ठीक है, इसको हम बहुत श्री श्री रविशंकर का एग्जाम्पल उठाया हमने कि कैसे सॉफ्ट बात करते हैं श्री श्री रविशंकर। तो हमने कहा वो एक क्या हम वो पैटर्न यूज कर सकते हैं। ओके। तो हमने फिर उसकी आवाज़ ऐसी रखी, आओ भक्त क्या करना चाहते हो। तो हालांकि वो मोटा है लेकिन वो उतना ही सॉफ्ट है अंदर से। तो हमने एक नया कैरेक्टर बिल्टअप किया उसके लिए। तो बोलो जय जगन्नाथ, तो सॉफ्ट डिवाइन वॉइस, सो सूदिंग वॉइस। तो ऐसे फिर वो एक नया कैरेक्टर जन्म होता है। फिर आई थिंक वो आपको पर्सनालिटी भी बताते होंगे ना कि बिल्कुल वो बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इफ इट्स टू बबली, इफ इट्स सोबर, तो उस हिसाब से आप आवाज निकालते हैं। लेकिन आपको इसमें ट्रेनिंग करनी पड़ी होगी। देखिए हमारे ज़माने में तो ट्रेनिंग होती नहीं थी। Okay. हमारे ज़माने में ट्रेनिंग के नाम पे थिएटर होता था बस। Okay. तो लेकिन आज थैंकफुली बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडियोज हैं जो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। तो वो सिखाते हैं। वो सिखाते हैं। ओके। क्योंकि काफ़ी लोगों की इच्छा है कि वो आए इस इंडस्ट्री में, इसको एक्सप्लोर करें। लेकिन आज हम कहते हैं कि हमने तो जिस तरह से किया
But now, because there are already so many people in the industry, so it is important कि आप trained होके आए, Okay. So क्योंकि you stand out. so that you stand out, plus you know the craft. Dubbing और voicing में एक और difference ये है कि voicing में हम कहते हैं आप wild record कर सकते हैं, मतलब आपको बोला गया कि ये लाइन जो है आपको 15 सेकंड में बोलनी है, Okay. तो आपने 15 सेकंड में एडजस्ट करके वो लाइन बोल दी या 5 सेकंड में बोल दिया. डबिंग में ऐसा नहीं है. Okay. डबिंग में आप किसी दूसरी भाषा में Hmm. उस कैरेक्टर के लिप मैच कर रहे हैं. Hmm. जितनी देर में वो खत्म कर रहा है वो कैरेक्टर, उतनी देर में आपको दूसरी भाषा में खत्म करना है. तो चैलेंजिंग है, हाँ. क्योंकि आपके सामने स्क्रीन है, हाँ. आपके हाथ में स्क्रिप्ट है, Hmm. ठीक है, और आपके कान में हेडफोन्स है. Hmm. तो आपको उसकी आवाज आ रही है Hmm. साथ साथ, Hmm. तो उसकी आवाज आ रही है, उसके आवाज के साथ साथ आपको लाइन Same time पे बोलना. सेम टाइम पे उसी एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए बोलना है, और इतने परफेक्टली बोलना है कि वो मैच कर जाए. पर ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश में वो वर्ड शॉर्टर हो, होते हैं. हिंदी में लंबे हो, तो होते फिर हैं. मैच कैसे होगा? तो फिर हम लाइन वर्ड्स ऐड करते हैं या सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करते हैं कि अगर ठीक है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, छोटा पड़ रहा है हमको लग रहा है, तो अगर तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, हमने कुछ ऐड कर दिया जिससे कि वो लेंथ मैच हो जाए. सो वो हमें करते रहना पड़ता है ड्यूरिंग दिस. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डबिंग इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट एन इजी जॉब. ये नहीं कि आपके पास आवाज अच्छी है तो आप डब कर सकते हैं. सो इसीलिए हम अब तो हम बहुत रिकमेंड करते हैं कि प्लीज हैव ट्रेनिंग एंड देन कम, क्योंकि स्टूडियोज के पास शायद ना तो इतना टाइम है ना ही इतना पेशेंस है कि वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाए. और इफ यू आर टेकिंग टू मच टाइम दे विल से कि लेट अस नॉट कॉल द आर्टिस्ट, ओके. क्योंकि टाइम इज अ वेरी बिग फैक्टर इन दिस फील्ड. और वो टाइम पे जब आप एंटर हुए थे तब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थे या अब ज्यादा है? बिकॉज फॉर न्यू पीपल हु वांट टू डू दिस, इज अब देयर ज्यादा. इनफ अपॉर्चुनिटी? अब ज्यादा है. अब क्योंकि बिकॉज ऑफ द OTTs कंटेंट बहुत आ रहा है, हम्म. और सिर्फ आ ही नहीं रहा है, कंटेंट जा भी रहा है. सो देर आर लॉट ऑफ हिंदी शोज, तमिल शोज, तेलुगु शोज, बंगाली शोज which are dubbed in English for the international market. तो ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग बाहर का Consume करते थे. कंटेंट कंज्यूम करते थे, अब बाहर के लोग हमारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं. ओके. तो अब दोनों तरफ से तो काम बढ़ गया है. ओके. एंड ये जो प्रोजेक्ट्स है आपको कैसे मिलते हैं, या किसी को कैसे पता चले कि दिस इज द रूट? इज इट प्रोडक्शन हाउसेस हायर करते हैं या आप इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स? चैनल्स या प्रोडक्शन हाउसेस से, वार्नर ब्रदर्स है, उनकी कोई फिल्म आ रही है, या फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ आ रहा है, या अमेजोन पे कुछ आ रहा है, या सोनी लिव पे कुछ आ रहा है, ये लोग स्टूडियोज के साथ कांटेक्ट करते हैं. सो देर आर एस्टैब्लिश्ड स्टूडियोज जो कई सालों से काम कर रहे हैं. सो लाइक साउंड एंड विजन, आराधना, मयूखी, सुभाष स्टूडियोज. सो ये या MD सुपर साउंड जो काफ़ी साउथ की फिल्में करते हैं. तो ये स्टूडियोज हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं. तो ये लोग इनके पास आते हैं कि हमें इन लैंग्वेजेस में इसको डब करना है. फिर वो उस प्रोजेक्ट को उठाते हैं एंड देन दे कॉल द आर्टिस्ट, दे डू कास्टिंग डिपेंडिंग ऑन द the स्टूडियोज? character. The studios Okay. does it. The studios and the director who is directing it. So वो बैठ के casting करते हैं, then they call the artist and they ओके. सो इफ समबडी हैड टू स्टार्ट आउट टुडे, उन्हें डबिंग studios स्टूडियोज में में जाना पड़ेगा और वहां पे Correct. अप्लाई करना पड़ेगा. Correct. एंड अगर अपॉर्चुनिटी हुई उनके टेस्ट के बाद तो फिर वो उन्हें कॉल करेंगे रोल के हिसाब से भी? कैरेक्टर के हिसाब से. कैरेक्टर. शुरुआत में क्या होता है नॉर्मली, और ऐसा करना भी चाहिए आपको, अगर आप नए हैं तो हम कहते हैं क्राउड वर्क से स्टार्ट कीजिए. क्राउड वर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सीन देख रहे हैं आप, बाजार का सीन है, हीरो हीरोइन बात कर रहे हैं, लेकिन सीन में पूरा मार्केट है. तो आप जब ओरिजिनल सुनते हैं तो आपको सुनाई देता है पीछे कुछ ना कुछ हलचल चल रही है. कोई वेंडर केले बेच रहा है, कोई यहाँ पे झगड़ा कर रहा है, कोई ठेला लेके जा रहा है. तो देयर इज सम बिजनेस हैपनिंग बिहाइंड.
डायलॉग्स आपको क्लियर इन दोनों के सुनाई दे रहे हैं, बट देयर इज सम बिजनेस हैपनिंग एट द बैकग्राउंड। तो जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज में डब करते हैं तो हमको वो क्राउड भी डब करना पड़ता है। वो क्राउड का आवाज नहीं होता? नहीं, वो क्राउड हमको डब करना पड़ता है, क्योंकि अब मान लीजिए अगर हम एक इंग्लिश मूवी का हिंदी डब कर रहे हैं, हाँ। या एक तेलुगु मूवी का हिंदी डब कर रहे हैं, पीछे जो भी बिजनेस चल रहा है वो तेलुगु में चल रहा है या इंग्लिश में चल रहा है या उस भाषा में, ओरिजिनल भाषा में चल रहा है। ओ हाँ। तो अब उसको, हालांकि वो बहुत कम सुनाई देता हाँ। है, लेकिन वो सुनाई तो दे रहा है। तो हमको वो भी जिस भाषा में हम डब कर रहे हैं उस भाषा में उस क्राउड को भी डब करना पड़ता है। अब क्राउड को कैसे डब कर सकते? तो हम बुलाते हैं क्राउड का सेशन ओ। अलग से होता है। ओके। तो जो अब यहाँ पे ये जो नए फ्रेश आर्टिस्ट हैं, ये उनकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो हम क्या करते हैं, उनको वो सीन दिखाते हैं। ओके। ठीक है, कि ये देखो ये सीन चल रहा है। तो अब क्राउड में जो आर्टिस्ट हैं, लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं, तो वो पिक कर लेते हैं कि ठीक है चलो वो दुकानदार मैं बनता हूँ, वो कस्टमर तुम बन जाओ, वो ठेले वाला मैं बन जाता हूँ, वो टैक्सी ड्राइवर तुम बन जाओ। तो फिर वो जब देख लेते हैं कि हाँ इसमें से कौन कौन टॉकिंग दिख रहा है, ओके। टॉकिंग में कौन कौन दिख रहा है, तो वो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके 2 लेयर्स करते हैं हम। तो एक लेयर में क्या होता है, एक नॉर्मल मर्मर साउंड होता है कि जो एक बज चल रहा है, खुसफुस, ये मतलब क्या कर रहे हो, वो तो देख ले रहे हो, तो वो इस तरह का एक लेयर इसका होता है, जिससे कि वो एक पूरा मार्केट सेटअप बन जाए। और उसके बाद हम इंडिविजुअल डायलॉग्स लेते हैं। ओके। उसका एक लेयर बनता है जो टॉकिंग कैरेक्टर्स हैं। तो वो फिर वो जो केले वाला बोल रहा है, और वो कस्टमर बोल रहा है, जो टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है, जो ठेले वाला बोल रहा है, तो वो अलग से लेते हैं, तो फिर उसको लेयरिंग करते हैं और फिर उसको पीछे डाला जाता है। तो अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको सुनाई दे जाएगा कि पीछे क्या चल रहा है। तो फ्रेशर्स की स्टार्टिंग वहां से होती है। ओके। तो क्राउड डबिंग से। ओके। सो वंस दे गेट एन आइडिया ऑफ, ठीक है यहाँ पे ऐसे लिपसिंग होती है और यहाँ पे ऐसे होता है, ये बोला जाता है, या आवाज़ का थ्रो इतना रखना है, क्या करना है, माइक के सामने किस तरह से बिहेव करना है, तो उनको वो टेक्निकलिटीज धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती है। जब समझ में आ जाती है फिर उनको इंसिडेंटल कैरेक्टर्स दिया जाता है। ओके। इंसिडेंटल आर जो 1 लाइन 2 लाइन के कैरेक्टर्स होते हैं, जो पासिंग में निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए भाई साहब सीन है, भाई साहब ये मकान किधर होगा, एंड भाई साहब सेज कि आप एक काम कीजिए, आगे जाइए और राइट लेंगे तो एक येलो बिल्डिंग दिखेगी, वहां है। अब वो कैरेक्टर दोबारा नहीं आ रहा उस फिल्म में। ओके। सो वो 1 लाइन का कैरेक्टर था, दोज आर कॉल्ड इंसिडेंटल कैरेक्टर। तो फिर जो क्राउड में अच्छा करना शुरू करते हैं उनको धीरे धीरे इंसिडेंटल कराया जाता है। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन के कैरेक्टर्स करवाए। तो जब वो उसमें अच्छा करने लगते हैं, देन दे स्टार्ट गेटिंग बेटर रोल्स। सो दिस इज द प्रोसेस। ओके। और आपने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था? थैंकफुली नहीं, क्योंकि तब इतने लोग तब नहीं इतने थे। लोग नहीं थे। और हमने पता नहीं बस कर लिया। हाँ, आपने प्रोसेस बताया क्राउड और न्यू एंट्रेंट्स के लिए, जो डबिंग प्रोफेशनल्स हैं जैसे आपका क्या प्रोसेस रहता है? हमको जब बुलाया जाता है, क्योंकि कंटेंट वो पहले से आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एनडीए क्लॉज साइन किया होता है। तो दे कैन नॉट सेंड यू द फिल्म और द क्लिप और टू एनीथिंग प्रिपेयर। टू प्रिपेयर। सो यू गो, यू सी द कैरेक्टर। आप एक सीन, अगर आपको नहीं लगा कि एक और सीन देखना चाहिए, तो आपने एक और सीन देख लिया, तो 5-10 मिनट आपने उसको देखा कि अच्छा ठीक है। क्योंकि अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मतलब अच्छा, एक तो ये एनिमेशन डबिंग हो गया, कार्टून एनिमेशन, और एक होता है जिसको हम कहते हैं लाइव डबिंग। लाइव डबिंग इज जब आप इंसानों पे डब कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि ये वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप आवाज़ मैच करो। ओके, लेकिन ज़रूरी है कि आप कैरेक्टर मैच करो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा स्टार है, जैसे लाइक बच्चन साहब हैं या उस तरह के कोई है, देन यू ट्राई टू फाइंड अ क्लोजर मैच टू द एक्टर बिकॉज दे आर वेरी पॉपुलर। बट इफ नॉट, देन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मैच द वॉइस, यू डोंट मिमिक, यू मैच द कैरेक्टर। कई बार होता है ना कि एक्टर भी
अलग अलग कैरेक्टर्स में डिफरेंट स्टाइल से बात करता राइट। है ना? तो फिर आपको वो उस कैरेक्टर को मैच करना पड़ता है, उस एक्टर को नहीं। हम्म। और फिर डायरेक्टर होता है बैठा हुआ वहाँ पे, तो आप बोलते हैं कि क्या आप एक दो डायलॉग बोल के सुनाते हैं क्या इज दिस वर्किंग। हम्म। तो अगर डायरेक्टर का कुछ इनपुट हुआ तो वो बता देगा कि ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें बेस कट कर लीजिए या थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए, या थोड़ा सा फ्लोई रखिए इसको, तो वो आपको बता देंगे एंड देन यू स्टार्ट द डबिंग। ओके। दैट्स हाउ और इट ये इज। कितना टाइम लगता है ये करने में? डिपेंडिंग, नॉर्मली 1-2 घंटे की फिल्म करने में 12 से 15 दिन। ओके। और अगर एक सीरीज है उसमें ज़्यादा टाइम रहता है, हम्म। क्योंकि एक सीरीज में से मान लीजिए आजकल 40-40 मिनट के एपिसोड्स होते हैं, 40-45 मिनट्स, एंड 7 to 8 एपिसोड्स होता है, सो इट बिकम्स अ लॉन्गर फिल्म, सो 20-21 दिन तो मिनिमम लगता है। ओके। एंड स्टार्ट टू फिनिश? नॉट स्टार्ट टू फिनिश, इट इज़ द डबिंग एंड मिक्सिंग, ओके। डबिंग करेक्शन मिक्सिंग, बट उससे पहले से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि स्टूडियो के पास पहले फिल्म आती है, वाटरमार्क्ड फिल्म आती है, वो फिल्म को देखते हैं, उसके बाद उसका स्क्रिप्टिंग होता है, तो फिल्म आती है, फिल्म को राइटर्स को दिया जाता है, राइटर्स जिस भी लैंग्वेज में करना है उस लैंग्वेज में उस फिल्म को लिखते हैं, डायलॉग्स को उस लैंग्वेज में अडेप्ट करते हैं। हम लोग ट्रांसलेट नहीं बोलते, कि हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते, वी डोंट डू चैट जीपीटी देयर और गूगल ट्रांसलेशन, बिकॉज डायलॉग्स हैव टू बी अडेप्टेड। कई दफ़ा डायलॉग्स में क्या होता है, कल्चरल रेफरेंसेस होते हैं, जो अगर एक यूके का फिल्म कर रहे हैं या एक हॉलीवुड फिल्म कर रहे हैं, उनका कल्चरल रेफरेंस हमारे कल्चरल रेफरेंस से मैच नहीं करेगा, तो हमको हमारे कल्चरल रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट अडेप्टेशन। सो वो स्क्रिप्ट पहले अडेप्ट किया जाता है, फिर स्क्रिप्ट का क्यूसी होता है, तो वंस स्क्रिप्ट इज लॉक्ड, उसके बाद वाइल द स्क्रिप्ट इज हैपनिंग, कास्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कास्टिंग में क्या होता है कि जो बड़े कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए ऑडिशंस होते हैं। हाँ, या ओके। करेक्ट। तो उसके तो लिए मल्टीपल लोगों का ऑडिशन मल्टीपल लेते लोगों हैं? का होता है, एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन होता है, वो ऑडिशंस जो हैं वो प्रोडक्शन हाउस या चैनल को भेजा जाता है, दे चूज कि ठीक है इस कैरेक्टर के लिए इनको रखो, इस कैरेक्टर के लिए इनको रखो, और फिर बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं या जो छोटे कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए स्टूडियो के पास फ्रीडम होता है कि आप अपने हिसाब से ओके। कास्टिंग कर लीजिए। तो आप अभी भी ऑडिशन देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। लास्ट आपने कौन सा ऑडिशन दिया था? लास्ट मैंने जो लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स किए, एक खाकी द बंगाल चैप्टर, उसमें आई डब्ड फॉर प्रशनजीत, एंड डब्बा काटल वेयर आई डब्ड फॉर गजराज जी। ओके। सो दोनों के लिए ऑडिशंस दिए थे मैंने। ओके। आपने बताया कि कभी-कभी आप ट्रांसलेशन में वहाँ का कल्चरल उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। कभी ऐसा हुआ है कि रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट चला गया हो डबिंग में? नहीं, जाता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं उस चीज़ का, और यही काम होता है एक डायरेक्टर का। जब डायरेक्टर बैठा होता है वहाँ पे या बैठी होती है, उनका काम ही ये होता है कि आप चीज़ों को, जो स्क्रिप्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, ओके। तो उसमें चेंजेस होते हैं जो फाइनल फ्रॉम स्क्रिप्ट टू द डब, वहाँ पे भी माइनर चेंजेस होते रहते हैं। ओके। नहीं यार, इसको ऐसे बोलेंगे तो बेटर रहेगा, या इसमें कैन वी यूज दिस मुहावरा, तो ये इजी होगा समझना। तो फिर हम वहाँ पे भी, आर्टिस्ट भी अपने इनपुट्स देता है, डायरेक्टर भी अपने इनपुट्स देता है, और फिर हम मिलके फिर कहते नहीं ठीक है इसको ऐसे करते हैं, इट विल साउंड बेटर। राइट। तो वो फिर ओके। एक कोलैबोरेशन होता है। मुझे हमेशा से ये डाउट था कि जो बॉलीवुड फिल्म्स आती हैं उसमें जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस अगर फर्स्ट मूवी कर रहे हैं तो उसमें उनका वॉइस डब होता है। जैसे मैंने ओम शांति ओम जब देखी थी, जब वो रिलीज हुई थी, तब दीपिका पादुकोण की आवाज लग रही थी कि डब हुई हुई है, उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं लग रही थी। मोना ऐसा घोष उन्होंने वॉइस किया। is this thing who owns Sound and Vision Studio, ओके। and she has dubbed for a lot of people. तो वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत is Her voice voice. is her voice. Okay. Mona Ghosh, she's a very renowned voice artist again herself. She's a very good voice artist.
प्लस शी ओन्स अ स्टूडियो एंड शी इज़ अ स्टूडियो ओनर ऑल्सो. उसके अलावा एक फिल्म और आई थी जहाँ लीजा रे के लिए शी वॉइस्ड, एंड शी वॉइस्ड फॉर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस एट दैट टाइम. सो वो क्या होता है कि बट क्यों करना पड़ता है उनकी देखिए आवाज कभी का? कभी क्या होता है कि मैंने बोला डबिंग बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है. तो पहले फिल्में जो बनती थी, अभी देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल सिंक साउंड, है। जो शूट के दौरान अभी एक ऐसे माइक्रोफोन्स और ऐसे रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आ गया कि जो शूट पे वॉइस रिकॉर्ड होती है वही रखी जाती है. ओके. ठीक है, पहले ऐसा नहीं था. बिफोर द सिंक साउंड केम इन इंडिया, तो पहले जो सेट पे रिकॉर्ड होता था वो बूम माइक से होता था, हाँ. वो लेपल से भी नहीं होता था, वो बूम से होता था. हम्म. तो फिर उसको वापस डब किया जाता था. तो जिन आर्टिस्ट को डब करना आता है, जो सालों से कर रहे हैं, वो तो आके अपना डब कर लेते थे. लेकिन जो नए हैं उनको वो डबिंग प्रोसेस समझ नहीं आती थी. ओके. इसलिए तो जो नए होते थे उनके लिए डबिंग आर्टिस्ट बुलाए जाते थे कि आप कि ये इनकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस है, आप इसको मैच कर दो. ओके. तो ये जो डबिंग करना पड़ता है वो सारी मूवीज में सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो उनका ओरिजिनल पहले वॉइस तो नहीं है? नहीं, मेजरली सबका ओरिजिनल वॉइस होता था, बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, लाइक अब दीपिका खुद करती है. हाँ. दे नीड दैट फिनिश इन देयर हाँ वॉइस. ना, बिकॉज दैट टाइम शी वाज, इट वाज अ फर्स्ट First. फिल्म, शी वाज inexperienced, so Mona did it because Mona is very experienced in dubbing. So that time she did it. So that's what I'm saying. वो क्योंकि अब नहीं जरूरत पड़ती, अब क्योंकि क्या होता है कि सारा उस शूट के दौरान जो सिंग साउंड से रिकॉर्ड हुआ है, उसी वही चीज ओरिजिनल रखी जाती है फिल्म में. कहीं कहीं एक आध जगह पे कुछ पैच वर्क होता है तो स्टूडियो में डब कर लिया जाता है ओरिजिनल लैंग्वेज में, ओके. तो तब आर्टिस्ट आके कर लेते हैं. हम्म. तो अभी पूरी पूरी फिल्म डब करने की जरूरत नहीं पड़ती. हम्म. पहले जमाने में पूरी फिल्म डब होती थी, मतलब फिल्म हाँ. एडिट होने के बाद पूरी की पूरी फिल्म डब तो होती थी. सारे कैरेक्टर्स सारे एक्टर्स सब आते थे, वापस बोल सब रहे वापस बोलते थे वो डायलॉग स्टूडियो में. ओके. दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. हाँ, इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ वर्क. सो मैं इसलिए तो कहता हूँ कि फिल्में बनाना बहुत मुश्किल काम है. हम एक टिकट लेते हैं, देखते हैं कि बकवास पिक्चर थी, बट मैं ये मानता हूँ कि वो रिस्पेक्ट होना चाहिए कि फिल्में अच्छी बुरी हो सकती हैं, कहानियाँ अच्छी बुरी हो सकती हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत जाती है एक फिल्म बनाने में. और मैं तो सोचूं डबिंग कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई एक्टिंग के टाइम पे, जैसे अगर कोई रो रहा है तो वो टाइम पे जो आवाज निकाल रहा है वो तो एक्टिंग के फ्लो में आता होगा. बिल्कुल. फिर आप स्टूडियो में वही रोने का कैसे करेंगे परफॉर्मेंस? बहुत मुश्किल होता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक सीरीज आई थी अमेजोन पे, पोचर, वो एलिफेंट पोचिंग पे, यस. एक बहुत बढ़िया सीरीज थी. इट वाज अ फैबुलस सीरीज. उसमें जो दिव्येंदु ने जो कैरेक्टर किया है, सो आई डब्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, क्योंकि वो मेजरली इट वाज अ मलयालम शो विद लिटिल दिस थिंग ऑफ हिंदी इन दैट. सो व्हेन आई वाज डबिंग फॉर दिव्येंदु, एंड उसमें दिव्येंदु का कैरेक्टर था कि ही हैड lung cancer. So he would cough. Sometimes he would throw blood. So there was those sequences. अब ठीक है, नॉर्मल डबिंग आप कर रहे हैं, नॉर्मल डायलॉग्स आप बोल रहे हैं, आपने मैच कर दिया. हमें कॉफ मैच करना पड़ता था, क्योंकि फिर हम क्या करते थे, मैं देखता था, काउंट करता था कितनी बार खांसा है. तो 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ आके उसने बेसिन में उल्टी की. तो अब वो पूरा मैच करना पड़ता था. वो डिफिकल्ट पार्ट्स होते हैं मैच करना, कि I'm कि sure. एग्जैक्टली उसी रिदम में आना चाहिए, वरना वो मैच नहीं करेगा, वरना मुंह पहले हिलेगा, आवाज बाद में आएगी. सो दोज आर वेरी डिफिकल्ट. क्राइंग सीन्स आर वेरी डिफिकल्ट, इवन लाफ्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि Yeah. आपको उतनी लाफ्टर में क्या होता है, आपको साउंड वेव्स दिखते हैं ना, वो आपको टक 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 टक, तो आपको उतने ही काउंट करके उतने ही हंसना होता है. आप एक कम एक ज्यादा नहीं कर पाएंगे. तो वहां क्या होता है, कभी कभी आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार अरे ज्यादा तो नहीं कर दिया, कम तो नहीं कर दिया. तो वहां एक्सप्रेशन मैच करना, फिर उस चीज को उसी तरह से डिलीवर करना जिस तरह से आर्टिस्ट ने किया, इट बिकम्स डिफिकल्ट. जिसने किया है, अगर वो खुद डब कर रहा है तो उसको पता है उसने क्या किया है. ओके. बट अगर कोई और डब करता है
तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है ये चीज़। My तो God. इसलिए डबिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्राफ्ट. सो आई ऑलवेज से कि आई कीप गेटिंग कॉल्स एंड कीप गेटिंग दिस थिंग कि हमारे हमें बच्चे भी की करना है। आवाज़ बहुत अच्छी है, आप उसको डबिंग में घुसा दो. डबिंग में घुसा दो नहीं होता कुछ. सी हाँ, इट्स लाइक इफ यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, you first do a learn course, all. then you become the Practice. 7th, 8th, or the 10th assistant, maybe the clap boy. And from there you start grow up, and then work years as an assistant director, then director film. Dubbing is equally difficult. So dubbing also is like that. You have to get into, पहले सीखो, क्राउड में आओ, कुछ साल क्राउड में काम करो, फिर इंसिडेंटल करो, फिर सेकेंडरी कैरेक्टर्स करो, फिर आपको जाके प्राइमरी कैरेक्टर मिलेगा. My God. सो इट्स Sounds very intense. मतलब मुझे पता नहीं था, बाहर से देखने से ऐसा ऐसा लगता लगता है कि नहीं है. आसान है. लेकिन अब मैं जो सोच रही हूँ कि जैसे हंसना, like it's so difficult also to copy somebody else's laughter because हम सबका एक unique laughter सबका होता एक यूनिक है. लाफ्टर होता है. डायलॉग्स में भी हर एक्टर का अपना एक स्टाइल बोलने होता का है, अलग डिलीवर स्टाइल होता है. होता है. और क्योंकि हम तो अलग अलग एक्टर्स के लिए करते हैं, तो हमें हर बार हर वो स्टाइल पकड़ना पड़ता है कि अच्छा, कुछ एक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो हर फिल्म में एक जैसे एक्टिंग नहीं करते, हम्म. यू नो. सो देयर आर सम एक्टर्स, आप कितना भी फिल्में करा लो, यू विल सी दैट एक्टर इन द फिल्म. हम्म. But then there are some actors, like whom I really call actors, that you can't see them. You will see the character. Character. And those are the actors who are very difficult to dub. Which are those actors? Gajraj Rao, Okay. Kumud Mishra, Sanjay Mishra. Again, Hmm. although he has a typical style of talking, but when he plays characters, हाँ, he blends into the character. you can see the character. You can't see Sanjay Mishra there. Kumud also, you can't see Kumud there. नसीर साहब, पंकज कपूर, और इनको, या रजत कपूर, both, Okay. they have very different style of acting. But again, when you see a character, and you say कि यार, dude, even Pankaj Tripathi also, like, again, he has his own style, and you can see that he has his own style. But when he plays the character, when he plays Kalin Bhai, you can see a Bahubali there. Even if Pankaj has a very soft features, he looks gentleman. You know, he's a very gentleman kisam ka this thing. He's a very nice person, very warm person. But when he plays Kalin Bhai, you know that ye khatarnak aadmi hai. But the same guy, when he plays a lawyer in criminal justice, you know that he's a bubbly, jolly fellow. He's sharp, but he's a nice, hasta khelta, jolly good fellow hai. Although style is very similar, but the character difference is starkly different, you know. ऐसे actors जो हैं, जो हर बार एक नया character लेके आते हैं. गजराज जी, he's again such a fabulous actor. What he did in Dabba Cartel was, मेरे पसीने छूट गए थे उसको देख हाँ, करके. it was very nice. अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन इनकी आवाज में आप बोल सकते हैं? देखिए, वही है, मैंने गजराज जी को कॉपी किया? नहीं. Okay. मैंने उनकी आवाज को कॉपी नहीं किया. मेरी आवाज और उनकी आवाज बहुत अलग है. बट मैंने क्या किया है, मैंने उनकी परफॉर्मेंस को मैच किया. Okay. क्योंकि गजराज जी ने जो कैरेक्टर पकड़ा है उसमें, ही हैज अ स्टिफ नेक, स्पॉन्डिलाइटिस है, ही वेयर्स अ कॉलर. ठीक है. सो व्हेन ही वेयर्स अ कॉलर, सी फिजिकलिटी होती है कैरेक्टर में. तो अगर आप नॉर्मली ऐसे बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपका यहाँ पे कॉलर पकड़ा हुआ है, तो आपका मुंह नहीं खुलता है अपना. तो यू स्पीक लाइक दिस. इट्स फिजिकलिटी. तो जब आप ऐसे बात करते हैं, तो आपकी आवाज भी ऐसे निकलती है, आपकी आवाज ऐसे नहीं निकलती है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू. सो लाइक व्हेन आई एम वॉइस्ड इन भक्षक फॉर Sanjay Mishra, so I don't have Sanjay Mishra's voice, and I don't know anybody who can mimic Sanjay Mishra. Sanjay Mishra has a बहुत ही यूनिक आवाज है. बट फिर मैंने क्या किया, ठीक, मुझे फिजिकलिटी मैच करनी है. Okay.
So then I started matching the physicality, and I brought in the age. He would talk and this thing, and he वो under the breath कुछ चीजें डायलॉग बोल के चले जाते हैं. आ जाएगा आ जाएगा हो जाएगा. तो वो he would do this, and he has if you listen to him, screen off करके उनकी आवाज सुनो तो ऐसा लगता है वो पान खाते हैं. हाँ, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया है तो उनकी आवाज है थोड़ी है ऐसा लगता है दबी कि हुई पान मुंह में पान है, तो मुंह में पान ऐसा लगता है मुंह में पान भर के बात कर रहे हैं. सो मैंने मुंह में सुपारी डाली थी टू मैच द स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग, ओके. सो दैट कि वो जो या इट विल हैपन, डोंट वरी, I'll see to it, I'll see to it. सो वो फिर आप वॉइस मैच नहीं कर रहे, आप परफॉर्मेंस मैच करते हैं, ओके. क्योंकि हर बार वॉइस मैच करना पॉसिबल नहीं है. ओके. तो फिर आपको परफॉर्मेंस मैच करना पड़ता है. सो दैट्स हाउ वी डू इट. वाओ. तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ आप नहीं कर पाओगे परफॉर्मेंस देख के और फिर आप वो बोलूंगा कि अगर आप से लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ, जो हालांकि आए हैं उसके बाद भी, बट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स, अगर आप खाकी में इफ यू लिसन टू माय वॉइस फॉर प्रशनजीत और डब्बा काटल में इफ यू लिसन टू माय वॉइस फॉर गजराज, it is different. Although I have not copied their voices. Again, I am saying that. I have not mimicked them. I have matched the performance. Performance, I matched the character which they played. अगर मैंने डब्बा काटल में गजराज जी के लिए ये किया है कि नहीं सुनो, listen to me. What I'm saying is, they didn't have any proof. So he speaks like this, अलग pauses लेते हैं, and वो pitch इन्होंने भी थोड़ा high रखा था. Whereas in Khaki Bengal chapter, Prashanjit didn't open his mouth the whole distance. He was playing this politician who is shrewd and keeps a smile and keeps this thing very of a nice person, but he's not. So like there is a scene when he's gone to one of his goons, जिसकी माँ मर गई है और वो बैठा हुआ है, मौन कर रहा है, बाकी लोग बैठे हुए हैं. I think she was a nice lady, and I know you took very good care of her. You know, once Kavi Guru Rabindranath Tagore said that when his father died, he went to the funeral, he came back, went to his study room and started working. You do the opposite. You come, we have some work to discuss. Then you come back and do the funeral. So he's that shrewd. So, but that was his level of voice. So he would keep that bass and पर आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि आप कोई इंटेंस पॉलिटिशियन की आवाज सुन रहे हो. वही करना होता है हमको वही करना होता है, हमको वही मैच करना होता है कि देखिए, जब इंटरनेशनली एक अमेरिकन या एक ऑस्ट्रेलियन या एक साउथ अमेरिकन जब उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, उस इंडियन कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, दे माइट नॉट नो हु प्रशनजीत इज, दे माइट नॉट नो हु गजराज इज. उनके लिए वो एलियन वर्ल्ड है, बट दे आर वेरी फैसिनेटेड विद बॉलीवुड, सो दे वांट टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट. So they don't know whose voice, how these actors sound. So for them, it is how this character sounds. तो उनके लिए वो कैरेक्टर सामने दिखना चाहिए, उनके लिए वो shrewd politician दिखना चाहिए, उनके लिए over enthusiastic government official दिखना चाहिए who wants to crack the case. So they want to see that. They want to listen to that person. Anyway. Yeah. So that is why it is important to match the character, not the actor. Wow. इंटेंस. आप मुझे एक और बात बताइए कि जो साउथ इंडियन मूवीज है वो जो हिंदी में डब होती हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट है या इंटरनेशनल ज्यादा डिफिकल्ट होती है? इंटरनेशनल ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ आसान है. बट साउथ, एनी ऑफ द साउथ लैंग्वेजेस, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो,
वो हिंदी में उतना मुश्किल नहीं होता। मेरा मेरा ये दिस इज माई दिस थिंग, आई कैन बी रॉन्ग, एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसको इंग्लिश में करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? बताता हूँ। सो आई डायरेक्टेड सलार फॉर इंग्लिश। So Telugu as a language or Telugu films, if you see those action, like high drama, high voltage action dramas, which you say. So if you see the way they speak is very very dramatic. You know. Yes. So it's like That I've noticed. क्या तुम्हें उसका नाम पता है? उसका नाम है पुष्पा। तो they will not say the dialogue, तुम्हें उसका नाम पता है? उसका नाम है पुष्पा। They will not say like that. उनको भारी आवाज में। उनको they know, they like that sort of drama, this thing. इंग्लिश में क्या होता है, वो टोनल जाता नहीं है, it sounds very artificial. Do you know who is he? His name is पुष्पा. You don't say like that. Yeah, true. वो अंग्रेजों को नहीं समझ में आएगा कि ये क्या बोला क्या है। When we dub any Indian content in English, we keep the English neutral, the Indian English. That works best internationally. It's easy to understand. वरना तो आप सोचें कि इंग्लिश अगर डब करना है तो यूके में क्यों नहीं कर रहे हैं, यूएस में क्यों नहीं कर रहे हैं, हम फिर क्यों वो वहाँ का चला है। कंटेंट यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि या यहाँ का कंटेंट वहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं हम करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो हम बोलते हैं, जो इंडियंस बोलते हैं, विच इज कॉल्ड न्यूट्रल इंग्लिश, इज द easiest and the cleanest in English to understand. So अगर हम कोई भी फिल्म किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, हम एक्सेंट नहीं लाते उसका. We don't bring in the accent. It doesn't work. Okay. People don't understand accents in English, internationally. Right. So वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही फिल्म में इतना अलग अलग एक्सेंट क्यों आ रहे हैं. So we keep it neutral. So to keep the South Indian language dubs neutral, like especially this high voltage dramas, it is a task. हिंदी में चल जाता है, हिंदी में अगर आप उसी तरह से डायलॉग बोलेंगे तो वो, क्योंकि हिंदी में भी हम बोलते हैं ऐसे ड्रामेटिक डायलॉग्स, इंग्लिश में बड़ा मुश्किल होता है वो. तो वो इट बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डब इन इंग्लिश फॉर दिस हाई वोल्टेज एक्शन Those साउथ इंडियन which are dramatic. which are very dramatic. ओके. और दूसरी बात ये है कि जब मैं इंग्लिश मूवीज देखती हूँ, मैं इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ, वेदर इट इज अमेरिकन और ब्रिटिश, लेकिन जब वो हिंदी में डब होती हैं तो वो बहुत फनी साउंड करती हैं. ऐसा लगता है कि मतलब मुझे तो हंसी आ रही है कि ये बोल क्या रहे हैं. देखिए क्या होता है कि वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं. हाँ. पहले जब डब्स होते थे उस समय एक्चुअली बहुत फनी लगता था. डबिंग का एक बहुत ही टिपिकल टोन हुआ करता था उस वक्त, जो आर्टिफिशियल लगता था. यस. तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों नहीं आती हो, एक बहुत टिपिकल टोन हुआ करता था इस तरह से पहले. धीरे धीरे दैट इज इम्प्रूविंग. ओके. तो अब उस तरह के टोन्स नहीं यूज करते. अब वी अगेन इन लाइक इन इंग्लिश, इन हिंदी ऑल्सो वी ट्राई टू कीप द डायलॉग डिलीवरी वेरी नेचुरल. हम कोशिश करते हैं कि उसको नेचुरल करें. डायरेक्टर्स भी उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं. हालांकि क्योंकि भाषा दूसरी है तो क्या होता है, पॉजेस भी अलग होते हैं. थोड़ा तो फर्क तो होगा फर्क ही. तो होगा क्योंकि वो पॉजेस अलग होते हैं. जब हम किसी ने अगर एक इंग्लिश में एक जगह पॉज लिया है, जब हम उसको हिंदी में पॉज लेते हैं तो वो ऑड पॉज लगता है कि नहीं यार ये गलत जगह पॉज लग जाएगा. और गलत जगह पॉज लगने में कई दफ़ा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो मीनिंग जाता है. चेंज हो जाता. तो फिर हमको उसको फॉर्म करना पड़ता है. जब करते हैं तब थोड़ा बहुत ऐसा लगता है अटपटा है. बट बारिंग दैट स्मॉल लिटिल थिंग्स, अब कोशिश की जा रही है कि हम जितना नेचुरल डब कर. अब जैसे अभी रिसेंटली जो अमेरिकन मैनहंट आया, हिंदी डब वर्जन इज डूइंग सो वेल. टॉप 5 में ट्रेंड कर रहा है वो नेटफ्लिक्स में. इट रीच टॉप 2. तो आपने मिशन इम्पॉसिबल का डब मिशन किया इम्पॉसिबल किया मैंने अभी रिसेंटली, मैनहंट किया मैंने. तो अगर आप वो देखो तो अब आपको लगेगा कि नहीं, अब चीज़ें अलग साउंड हो रही है. नाउ थिंग्स आर बिकमिंग डिफरेंट था. बेटर. फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी. अब लोग वैसे डब नहीं करते जैसे पहले किया करते थे. अब उसको थोड़ा सा नेचुरल किया जा रहा है, थोड़ा सा मोर कॉन्वर्सेशनल किया जा रहा है. ओके. डबिंग और वॉइस एक्टिंग सेम चीज होती है?
नहीं। व्हाट इज वॉइस एक्टिंग? हालांकि डबिंग में भी वॉइस एक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आफ्टर ऑल यूर एक्टिंग, हम्म ऑल्दो यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ एक्टिंग। हम्म क्या होता है कि आप एक कैरेक्टर को एक्टिंग करते देख रहे हैं, आप उसकी एक्टिंग को मैच कर रहे हैं, हम्म उसकी परफॉर्मेंस को मैच कर रहे हैं, तो वॉइस एक्टिंग है। बट वहां पे आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है, आप देख रहे हो एक कैरेक्टर को और आप उसकी एक्टिंग को मैच कर रहे हो, करेक्ट। बट जब आप खाली वॉइस एक्टिंग बोलते हो, तो जो हम ऑडियो ड्रामास करते हैं, जो साउंड से हम क्रिएट करते हैं, हम्म जैसे रामायण महाभारत जो मैंने किया है, या और भी जो पॉपुलर ऑडियो ड्रामास, उसमें आपको आवाज से एक्टिंग करनी होती है, हम्म। क्योंकि वहां पे विजुअल नहीं है, देर इज नो विजुअल, हम्म आपको कुछ दिख नहीं रहा है, हम्म। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस से दिखाना है लोगों को। जैसे? जैसे हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट में लिखा है कि डायलॉग्स होते हैं और वो एक्शंस ब्रैकेट में लिखते हैं कि फिर वो कुर्सी से उठ के जाता है, अपने लिए कॉफी बनाता है और ये डायलॉग बोलते बोलते कर रहा है, तो वो कुर्सी से उठा हम विजुअली तो देख सकते हैं। हम्म ऑडियो में कैसे पता लगेगा कुर्सी से उठा, दिख कहाँ रहा है? तो वो आपको अपनी वॉइस परफॉर्मेंस में आना होता है। जैसे कॉफी पियोगी, मैं अभी लेके आता हूँ कॉफी, ये जो हल्का सा किया, मैं अभी लेके आता हूँ कॉफी, तो ऑडियो में आपको पता लग गया कि ये कुर्सी से उठा। वाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको अपनी आवाज में लेके आना होता है। मुझे So- लगा कुर्सी हिलाना पड़ेगा। नहीं, तो जरूरी नहीं कि कुर्सी की आवाज या कुर्सी का एसएफएक्स डालें हम, हम्म नॉट नेसेसरी। मैं बिना आवाज के कुर्सी से उठ सकता हूँ, करेक्ट। आप अभी किए तब पता चला मुझे। तो वो अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस में लेके आ जाऊं, हम्म तो अब जैसे एक डायलॉग है, सपोज कि काफी देर लग गई, कहाँ रह गई थी तुम, ठीक। अब मैं आपको ये सिचुएशन देता हूँ कि आप बैठे हुए हैं अपने ड्राइंग रूम में, ठीक है, मैं बैठा हूँ अपने ड्राइंग रूम में, आप आती हैं, हम्म। अब मैं आपसे पूछता हूँ काफी देर लग गई, कहाँ रह गई थी तुम, ठीक। अब यही मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ, एक बिजी कॉफी शॉप पे, ओके। सेम डायलॉग हम्म but the location is changed. Now it's a busy and buzzing coffee shop, जहाँ लोग हैं, इधर उधर बातचीत चल रही है, and you come. So now I have to project a little more, क्योंकि बहुत सारी आवाजें हैं, हम्म और वो जब हम ऑडियो मिक्स करेंगे तो उसमें वो आवाजें आएंगी, तो हल्का सा पिच अप कर देंगे हम, वॉल्यूम अप कर देंगे, काफी देर हो गई, कहाँ रह गई थी तुम, क्योंकि आपको उन आवाजों से लड़के ऊपर अपनी आवाज करनी। नाउ यू टेक इट आउटडोर। हम्म अब आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, गाड़ियां जा रही हैं, बसेस जा रही हैं, लोगों की चहल पहल है, वेंडर्स हैं ये, तब आप ये नहीं बोल सकते सेम सेम तरीके से। तब आप चल के आई और मैं बोला काफी देर हो गई, कहाँ रह गई थी तुम, तो अपनी आवाज से आप उस लोकेशन को सेट कर देते हैं। मैं जब ऑडियो ड्रामास प्रोड्यूस करता हूँ और मैं कहता हूँ दिस इज थिएटर ऑफ माइंड, हम्म so you put your headphones, you close your eyes, and I will transport you to that place. मैं आपको लेके जाऊंगा उस जगह पे, चाहे मैं माइथोलॉजी कर रहा हूं, हाँ। तो मेरे, आप आंख बंद करो, आपको वो सीन दिखेगा। वाह। तो जब आपने महाभारत किया तब आप ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां आपको रिक्रिएट करना पड़ा। नहीं, बहुत सारे, जैसे मैंने पहले रामायण की थी, एंड आई वाज सो ब्लेस्ड कि नसीर साहब, लेट ओमपुरी जी, अनुपम खेर, जावेद जाफरी, रत्ना पाठक, सुधा शिवपुरी, you name them, and I had the best of the artists with me. और हम डिस्कस करते थे सीन्स, तो और मैं उनको समझाता था कि देखिए कि ये डायलॉग जब आप बोल रहे हैं तो ये वेदवती खड़ी है और रावण यहाँ खड़ा है वेदवती के पीछे राइट साइड में, और फिर वो धीरे से चलता हुआ आता है और वो इधर लेफ्ट में आता है,
और लेफ्ट में कान में जाके बोलता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो मुझे ये जो वॉक है वो चाहिए। बाकी उसमें उसको मैं बाद में जब ऑडियो डिज़ाइन होगा उसको मैं उस तरह से डिज़ाइन करूँगा, लेफ्ट जो पैनिंग करना है मुझे करना। बट ये मेरा सीन है, हम्म तो मेरा रावण चिल्लाएगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा रावण बोलेगा मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कि जो शक्तिशाली होता है उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब ये डिस्कशन हो गया, मैंने उनको विजुअली सीन समझाया कि अगर हम शूट करते तो हम कैसे करते, तो फिर एक्टर को समझ में आ जाता है कि अच्छा वो ऐसे परफॉर्म करना है मुझे। तो विजुअली अगर शूट करते तो आई ऑलवेज एक्सप्लेन माई एक्टर्स कि हाउ विल इट लुक ऑन द स्क्रीन इफ इट वॉज टू बी शॉट, ओके बिकॉज आई हैव क्लियर इन माई माइंड कि मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ। फिर जब एक्टर वैसे परफॉर्म करता है और फिर हम उसी चीज को जब साउंड डिजाइनिंग में लेके आते हैं तो फिर तब आप उसको विजुअलाइज कर पाते हैं, तब ऑडियंस उसको विजुअलाइज कर पाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ। तब जब आप हेडफोन्स लगाते हैं और फिर यहाँ से कोई ट्रैवल करता हुआ टक 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 यहाँ पे आया विथ फुट स्टेप्स एंड ऑल दिस थिंग, और फिर यहाँ कान के पास आके बोला, तो वो जो हम फिर डिजाइन करते हैं दैट मेक्स द सीन इन फ्रंट ऑफ यू विद इवन विद क्लोज्ड आइज। तो आप तो एक्सपर्ट हैं डबिंग में, ये एक्टर्स ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपनी वॉइस से? वॉइस से मैंने वही बोला ना, जैसे अभी उठने का बोला मैंने, तो आप उन्हें ट्रेन करते हैं कि ऐसे बोलना है? ट्रेन नहीं, बस उनको गाइड करते हैं, ओके डायरेक्ट करते हैं। वी गिव देम द डायरेक्शन कि ये चाहिए मुझे, हम्म मुझे इतना प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे यहाँ पे लाउड नहीं चाहिए, या मुझे यहाँ लाउड चाहिए, या यहाँ पे आप चलते चलते डायलॉग बोल रहे हैं। हम्म तो कई कई एक्टर्स होते हैं जो खड़े 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 चलते हैं, और मतलब यू नो सो दैट वो जितना पैंटिंग वैंटिंग है वो सब नेचुरल आ जाए। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स कुर्सी पे बैठ के वो सब चीजें कर लेते हैं, डिपेंड्स, बट दिस इज हाउ इट इज डन। इट इज रिक्रिएटेड। तो अभी जो ऑडियो के चैनल्स आ रहे हैं, पॉकेट एफएम है, कुकू एफएम है, तो ये इंडस्ट्री को काफी, ऑडियो इंडस्ट्री को बदल रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दीज चैनल्स, कुकू, पॉकेट, हेडफोन्स, इस तरह के जो चैनल्स आए हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे जो आर्टिस्ट्स हैं, पहले सब काम बॉम्बे, दिल्ली और सिर्फ मेट्रोज में होता था, बट अब जो वो छोटे शहर में, कोई कानपुर में बैठा है, कोई फैजाबाद में बैठा है, कोई जलंधर में बैठा है, रिमोट एरियाज में बैठे हैं, एंड दे हैव अ, अभी वो होम पॉडकास्ट तो भी सेटअप इतना छोटा हो गया है कि यू हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ माइक एंड यू आर डन। तो उन तक ये रीच पहुंच गई है, वो कंज्यूम भी कर रहे हैं और वो उसमें काम भी कर रहे हैं। तो मौके जो 2 tiers 3 tier सिटीज में पहले नहीं पहुंचते थे, अब वो मौके पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज चैनल्स। क्योंकि और ये इट्स टू वे थिंग, बिकॉज क्या होता है कि कुकू, पॉकेट, ये जो चैनल्स हैं दीज आर लो कॉस्ट प्रोडक्शन चैनल्स, ठीक है, अनलाइक स्पॉटिफाई और ऑडिबल, दे आर वेरी लो कॉस्ट, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट लो होता है। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट लो होता है तो डेफिनेटली वो मेट्रो सिटीज के आर्टिस्ट अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, कि वो उनके बजट से बाहर चला जाएगा। तो देन दे गिव इट टू दीज tier 2 tier 3 cities। तो इससे उनको मौका मिल रहा है। दे डोंट हैव टू, इफ दे वांट टू मेक द करियर इन दिस, दे डोंट हैव टू कम टू बॉम्बे एंड डू इट। दे आर सिटिंग एट देयर इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स एंड दे आर रिकॉर्डिंग इट। तो हाँ, उससे बढ़ावा मिला है। एंड आई थिंक रीजनल कंटेंट को भी, राइट, बिकॉज इतना रीजनल सारा कंटेंट को रीजनल बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल है, बिल्कुल तो उसके लिए भी दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बिकॉज अदरवाइज तो अपने मेन लैंग्वेजेस ही रहेंगे। ओके आप मुझे ये बताइए कि अपनी वॉइस को मेंटेन करने के लिए, मैंने सुना है एक्टर्स बहुत कुछ करते हैं, सिंगर्स बहुत कुछ करते हैं ताकि हमेशा उनकी आवाज़ अच्छी रहे, फ्लो में रहे एंड ऑल। तो आप एज अ डबिंग आर्टिस्ट, आपको भी एक्सरसाइजेस करना पड़ता है बिल्कुल कुछ करना पड़ता मेंटेन के लिए? है। जरूरी नहीं है कि हर कोई करे, बट इट इज लाइक you go to gym to keep yourself fit, so you do your vocal exercises, your breathing exercises to keep your voice। गला क्या है, एक मसल है, just muscle, right? so मसल ज़्यादा टाइट या ज़्यादा ढीला हो गया तो आवाज़ का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। इसीलिए उम्र के साथ आवाज़ बदलती Change हो रहती जाती जाती है, क्योंकि वो मसल
अपना स्ट्रेंथ लूज करता जाता है, एंड देन दैट्स हाउ यू चेंज, यू हैव चेंज द वॉइस. तो उसको इंटैक्ट रखने, फिट रखने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं. ब्रेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाहे वो गाना हो, चाहे वॉइसिंग और डबिंग हो, ब्रेथ का काम बहुत ज़्यादा है. सांस नहीं फूलनी चाहिए. तो इसलिए वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको रोज करनी पड़ती है. तो हाँ, हमें भी मैं अपने वर्कशॉप्स में भी, ट्रेनिंग्स में भी यही कहता हूँ कि जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, वो सिर्फ तभी एक्सरसाइज नहीं करता, जब प्रैक्टिस नहीं करता जब उसको खेलना होता है. उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, जिससे कि वो जब मैच आए तो वो परफॉर्म करे अच्छा. सिमिलरली हमारे लिए भी, एक चाहे वो एक्टर हो, चाहे एक वॉइस एक्टर हो, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करते रहें, जिससे जब परफॉर्मेंस आए हम तब छक्का मारें. ओके, हमारे ऑडियंसेस के लिए बताइए कि ऐसा कौन सा एक एक्सरसाइज है जो आप रोज करते हैं वॉइस ट्रेन करने के लिए? देखिए, एक एक्सरसाइज नहीं है. इट्स आई डू अ 45 मिनट रूटीन एवरी डे. तो उसमें ऑफ कोर्स ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो हम योगा में सीखते हैं, या किसी भी तरह के फिजिकल ट्रेनिंग में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखते हैं. उसके बाद देर आर वोकल एक्सरसाइजेस, देर आर एक्सरसाइजेस विच लाइक आपको सुबह उठ के जो करना चाहिए. अगर आप एक रेगुलर वॉइस आर्टिस्ट हैं, तो क्या होता है, जब आप सुबह सुबह आते हैं ना, तो आपका मुंह मसल्स खुले नहीं होते पूरी तरह से. आवाज अलग साउंड आवाज, करती है ना सुबह हाँ, में. सुबह लोग कहते हैं सुबह बड़ी भारी आवाज लग रही है. वो इसलिए क्यों, आवाज खुली नहीं है, मसल्स नहीं खुले हैं. तो आपको फेशियल एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, जिससे कि आपका ओ Okay. आ, जो हम वॉवल्स बोलते हैं, यस. तो हम सिर्फ अगर वॉवल्स को प्रोनाउंस करना शुरू करते हैं जोर जोर से, तो वॉवल से आपका ये भी जॉ, मसल्स, इधर के लिप्स, ये सब एक्सपैंड होता है, बंद होता है. ओके. व्हेन यू से ओ, ई, सो आई, सो आपका ये सब खुल जाता है. प्लस आप जब जोर से बोलते हैं, उसको थोड़ा सा थोड़ा सा प्रोजेक्शन से बोलते हैं, तो आवाज भी खुलने लगती है. फिर यूनिवर्सल एक्सरसाइज है ओम, which is again which also helps in breathing, Breathe the lungs and plus also helps vocals. vocals. क्योंकि एज अ पॉडकास्टर अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट रहता है ना, मेरी आवाज डिफरेंट ही होती है, क्योंकि वो नहीं खुली हुई होती है. इट्स स्टिल लाइक आई एम स्लीपी. मतलब आई डोंट नो इफ एवरीबडी कैन टेल, पर मुझे तो पता चलता है. बट ये और पता है, मैं शाम आपको को बताऊं अलग कि होता है. ये आपको लगता है कि आपकी आवाज नहीं खुली, इसलिए मैंने बोला आपको लग रहा है कि आपकी आवाज नहीं खुली, पर बट दरअसल आपका पूरा फेस ही नहीं खुला है. ओ, तो जब क्या होता है कि जब आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं, योर होल फेस इज वर्किंग, राइट. सुबह जो आवाज नहीं खुलती है, तो आप जब बोल रहे हैं तो आवाज ऐसी होती है, क्योंकि आवाज निकल नहीं रही है. इसलिए एक नहीं कि सिर्फ आवाज नहीं खुली, इसलिए भी कि आपका पूरा फेस ही नहीं खुला है. ओके. सो यू वुड रेकमेंड कि मैं सुबह उठ के एज अ पॉडकास्टर, क्योंकि ये तो साउंड के बारे में, एग्जैक्टली. तो हमें भी करना और चाहिए. आपका तो आवाज भी है, चेहरा भी है. राइट. तो अगर आप फेशियल एक्सरसाइजेस करेंगे, हाँ. तो चेहरे पे भी ग्लो आएगा, आवाज भी खुल के निकलेगी, दोनों चीजें होंगी. ये तो चीजों पे हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते, नहीं करते. क्योंकि हमें पता ही नहीं. तो सुमंतो जी, मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग हमारा कंटेंट इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हैं, ताकि मैं ज्यादातर इंडिया में लोगों से बात कर सकूं. लेकिन मैंने नोटिस किया लोगों के बोलने पे भी कि मेरी लैंग्वेजेस मिक्स्ड है. हिंदी भी है, फिर इंग्लिश भी है, और फिर क्योंकि हमारे घर में उर्दू में बात करते हैं, उर्दू के वर्ड्स यूज करते हैं मेरे पेरेंट्स, तो वो भी मैं यूज करती हूँ, और हम टीवी पे भी देखते हैं. तो जब मुझे बोलना होता है, तो पूरी लैंग्वेजेस की खिचड़ी बन जाती है. तो डबिंग इंडस्ट्री में कैसे चलता है ये? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भाषा क्या है. भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है. इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाषा. भारत में जो भाषा बोलते हैं, वो दरअसल खिचड़ी ही है सबकी. सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं और जो माइथोलॉजिकल शोज हैं, उसमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल होता है जी. लेकिन हम जो आम तौर पे बातचीत करते हैं, हम हिंदी उर्दू दोनों को मिक्स करके बोलते हैं. ओके. ठीक है. बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं,
ठीक है, सुनने में क्या लगता है हिंदी बोल रहे हैं? हाँ। बारिश उर्दू, बादल उर्दू, आसमान उर्दू। नो वे। हाँ। बारिश। मेघ ओके। ओ हिंदी, मेघ इज हिंदी, हाँ। आकाश हिंदी। ये आमतौर पर, हम्म ये आमतौर इज नॉट इज नॉट हिंदी। हिंदी, करेक्ट। तो ये जो है, हम जो भाषा बोलते हैं, हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो हम कहते हैं उसको हिंदुस्तानी भाषा है, क्योंकि उर्दू ने भी हिंदुस्तान में ही जन्म लिया है। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, ओके। उर्दू बाहर से नहीं आया है। अमीर खुसरो हम्म से, जिन्होंने हिंदी में उर्दू में फारसी और इन सब के वर्ड्स मिला के एक नई भाषा का जन्म, उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। उर्दू हमारी भाषा है, उर्दू हमारी जागीर है। अक्सर मैं बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंट्स देखता हूँ जहाँ उर्दू को फॉर सम रीज़न पाकिस्तान से रिलेट किया जाता है। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे कभी भी बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आप शक्लें नहीं देख पा रहे हैं और ऊपर से लोग बहुत जल्दी ही गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो लेकिन जब बातचीत होती है तो मैं समझाता हूँ कि मैंने कहा भैया नहीं है। एक तो हालांकि आप कहते हैं कि वो यहाँ की भाषा है, वहाँ की भाषा है, वो भी एक समय में हमारा हिस्सा था, और ये हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, ये यहाँ पैदा हुई है, ये हमारी भाषा है। तो इट्स ओके, क्योंकि मैंने उस दिन Absolutely. कैमरा पे बोला जाहिर सी बात है, और मैं ऐसे उर्दू वर्ड्स बोल, फिर मैं बोलती हूँ नहीं, मे बी आई एम नॉट सपोज्ड टू यूज, आई एम सपोज्ड टू यूज द हिंदी प्लीज फील वर्ड। फ्री, क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा है, इस पे हमारा हक है। कोई बाहर का आदमी नहीं बोल सकता कि ये हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा है, हमारे सरजमी पे पैदा हुई है ये भाषा। लेकिन ये नहीं बेटर होगा कि आप एक लैंग्वेज को पकड़ के उसमें ही अच्छे से बात करिए? जैसे कि जाकिर खान है, वो ऑनलाइन बहुत कंटेंट बनाते हैं, वो बहुत साफ उर्दू में बात करते हैं, तो उनका लैंग्वेज अलग तो एक तरह से और लोगों को कनेक्ट करता है। पर जाकिर मेरा भाई है, छोटा भाई है एक तरह से। हालांकि जब मैं रेडियो में काम करता था, जाकिर मेरी ही टीम में था। ओके। और वेरी स्वीट। बहुत प्यारा बच्चा है वो। जो तुमने कहा कि भाषा पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो किसी भी भाषा पे, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, उस पे पकड़ होना ज़रूरी है। इट इज़ गुड, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सामने वाले से बात करें वो आपकी पूरी भाषा समझेगा। ओके। यदि मैं इस समय आपसे शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने लग जाऊं तो हमारे ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऑडियंस कट ऑफ हो जाएगी, आधी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो। जाकिर भी जो भाषा का इस्तेमाल करता है वो हिंदुस्तानी ही है, उसमें उर्दू भी है, उसमें हिंदी भी है। मैंने क्या बोला, भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेशन के लिए। ओके। तो भाषा सरल होनी चाहिए। ओके। ये इंपॉर्टेंट है कि भाषा आसानी से सबको समझ में आ जाए। अगर आप कोई चीज ऐसी बोल रहे हैं जो आप सबको समझ में आनी चाहिए, तो भाषा वैसी होनी चाहिए। आई मे गेट ट्रोल्ड फॉर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ। आप देखिए, पॉलिटिशियंस शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं जी। क्यों करते हैं मालूम है? जिससे सारे वादे उनके आपको समझ ना आए और आप बाद में पूछ ना पाए। आई एम जस्ट किडिंग, बट द फैक्ट इज कि पॉलिटिशियंस शुद्ध भाषा में का इस्तेमाल करते हैं, और कई दफा ऐसा होता है कि उनकी बातें आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ, हुआ है ऐसा। मैं भी सुनती हूँ तो नहीं समझ में आती। मुझे लगा कि वो एज फैक्टर है, जो अब आप ओल्डर लोगों को देखो वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, लेकिन अभी कंटेंट कंज्यूम करना, यंगर जनरेशन, टीवी, मोबाइल, तो हमारे में आ गया है ये मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड तो मैं बताता हूँ, मैं जब महाभारत बना रहा था तो मेरा यही था कि यार जनरेशन जो है, अब मैं जिसके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो पहले रेडियो पे आया था, एफएम पे आया था, एफएम की जनरेशन अलग थी। यंगस्टर्स, मतलब 13-14 साल के बच्चे से लेके 30-35 तक, दैट वाज द एज ग्रुप जहाँ पे सबसे ज्यादा सुनते थे लोग। मैंने कहा अब इस जनरेशन के लिए मैं बना रहा हूँ, और हाँ, मुझे एसेंस रखना है। आई हैव टू कीप द एसेंस ऑफ हिंदी,
क्यों ये क्या है कि हम शुरू से देखते हुए आए हैं। क्या माइथोलॉजी हिंदी में लिखी गई थी? नहीं लिखी गई थी ना, लेकिन हमने हिंदी में देखा है, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि वो शुद्ध हिंदी में बोला जाता है तो वो माइथोलॉजिकल लगता है। तो ये दैट इज हाउ आवर ब्रेन्स रिलेट टू इंडियन माइथोलॉजी। सो वो एक बैठा हुआ दिमाग में, तो हम उससे एकदम हटके नहीं जा सकते। बट क्योंकि मुझे इस जनरेशन के लिए बनाना है, मुझे ये भी देखना है कि भाषा सरल हो जिससे कि इस जनरेशन को समझ में आए। तो व्हेन आई वाज मेकिंग महाभारत, तो मैंने उसमें कहीं कहीं ऐसे छोटे छोटे उर्दू के वर्ड्स यूज किए, जैसे मैंने अभी आपको बोला बादल, बारिश, आसमान, आसमान। तो मैंने उस तरह के वर्ड्स यूज किए जो बहुत हटके ना लगे लेकिन लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर मैं ये बोलना चाहूं कि उस दिन नभ नीला था, तो शायद आज की जनरेशन को समझ ना आए। हम्म, तो मैं अगर बोलूं कि उस दिन आकाश नीला था या उस दिन आसमान नीला था, तो लोगों को समझ में आ जाए। तो सरल, तो एक इजियर ऑप्शन अगर मैं अपनी ऑडियंस के लिए दे पा रहा हूं, तो वो उसकी कोशिश की मैंने। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा नरेटर था, सो एक सूत्रधार हमने रखा था, और वो नरेटर कौन था? आकाश, जो विजयराज ने वॉइस किया था। तो वो नरेटर था आकाश, जो महाभारत की कहानी सुना रहा है। क्योंकि आकाश तब भी था, आकाश आज भी है, और उसने एरियल व्यू से पूरी कहानी देखी है। उससे अच्छा व्यू किसी के पास नहीं था पूरी कहानी देखने का। तो इसलिए वो कहानी सुना रहा है। लेकिन वो जब कहानी सुना रहा है तो वो आज की भाषा में सुना रहा है। तो जो सूत्रधार है, क्योंकि वक्त के साथ वो भी बदला है, तो सूत्रधार तो बदल सकता है ना। तो मेरा सूत्रधार जब बोलता है, तो मतलब उसमें डायलॉग्स थे कि क्या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? बढ़िया कहानी है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास उससे भी बड़ी, उससे भी जानदार कहानी है, तो आप मानेंगे? दिस वॉज द लैंग्वेज। उन्होंने ये बोला था। हाँ, हमने ये बुलवाया था। मैंने कहा, क्योंकि अब मुझे कनेक्ट करना है मेरी आज की ऑडियंस के साथ। सब जो मेरी आज की ऑडियंस सुन रही है, गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर करते हो, चलो देखें भाई क्या है ये, लेट्स सी। लेकिन जब मेरे कैरेक्टर्स आते थे तो वो हिंदी में बात करते थे। तो मैंने एक ब्लेंड किया, एक मिक्स किया, जिससे कि इजी हो जाए लोगों को समझना। एंड इट डिड वंडर्स। तो लोगों को मजा आ गया, मैंने कहा, यार ये तो बड़ा अच्छा है, कुछ नया नया वे रिप्रेजेंटेशन में है, है, तो हमें भी मजा हमें भी आए। मजा आ रहा है। तो हर एज ग्रुप के लोग सुन रहे थे उस चीज को। रामायण में हमने फिर भी मेजरली हिंदी रखा था। जब हम रामायण, क्यों वो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, तो हम उसमें हमने वही फॉलो किया जो हम देखते हुए आए। बट महाभारत मैंने उससे 6 साल बाद बनाई, तो उसमें मैंने फिर ये चेंजेस किए, वक्त बदला, तो हमने चेंजेस किए, एंड इट वर्कड। I've seen that also, because हम जब बड़े हो रहे थे तब भी टीवी पे आता था, शो में बन के आता था, कैरेक्टर्स वर अ लिटिल मोर, आई एम श्योर, नुआंस्ड देन द रियल स्टोरी। और फिर हम इतने डिफरेंट अडेप्टेशंस देखे, बुक में भी देखते थे, तो अलग अलग डिफरेंट वे में स्टोरी बताया जाता था। सो दैट यू हैव टू अडेप्ट टू। इसी टॉपिक पे एक और सवाल है। एक होता है आपकी लैंग्वेज, ठीक है, एक होता है आपकी एक्सेंट, ठीक है। अब जो दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल, हम जहाँ पैदा होते हैं, मुझे लगता है हम वहाँ की एक्सेंट अडॉप्ट करते हैं। इफ यू वांट टू टॉक टू अ मासी इंडिया, आप अपनी एक्सेंट भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आप अगर हिंदुस्तानी में बात कर रहे हैं या अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आप अपनी भाषा को न्यूट्रल रखिए। इंग्लिश में भी उसमें किसी तरह का एक्सेंट बनाना चाहिए, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो। डोंट ब्रिंग इन एक्सेंट। कई लोगों को ऐसा लगता है, और कई पॉडकास्टर्स को भी ऐसा लगता है कि if you're speaking in English, if you bring in some kind of accent to it, it will sound international. But you are disconnecting with the Of audience. course, नहीं, उल्टी बात। International people are not connecting with you because they can't understand your accent. Indian people are not getting impressed. नहीं, ये सही बात है। डबिंग के बारे में एक और सवाल था कि जो नए इसमें एंटर कर रहे हैं वो हमेशा डाउटफुल होते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं, डबिंग इंडस्ट्री में पैसे हैं या नहीं। तो आप उसका हमें स्कोप बता सकते हैं कि इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं? पैसों की जहां तक बात है, शुरुआत हमेशा कम पैसों से ही होती है।
चाहे वो डबिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, एक्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आ, मैं ऐसे कई डबिंग आर्टिस्ट जानता हूँ जो अपना पूरा परिवार सिर्फ डबिंग से चला रहे हैं और कुछ नहीं करते, वो ओके। सिर्फ डबिंग करते हैं। वो अपना घर ले चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, हम्म। इंटरनेशनल हॉलीडेज पे जाते हैं। एक फुल प्रॉपर लाइफ आप जी सकते हैं, अच्छी लाइफ विद डबिंग। बट यस, इट टेक्स अ लिटिल टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। हम्म। आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ता है। हम्म। आप जब अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, तो लोगों को भी पसंद आता है, आपको बुलाते हैं हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर धीरे धीरे आपके पैसे बढ़ते हैं, हम्म। आपकी डिमांड बढ़ती है, हम्म। तो आपका फीस बढ़ता है। तो हाँ, शुरुआत लेकिन हमेशा बट इट्स अ गुड करियर इन टर्म्स ऑफ टू मेक मनी। ओके। आपने रेडियो इंडस्ट्री क्यों छोड़ा? मुझे बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या है कि मैंने 14 साल एचटी के साथ काम किया। एचटी मीडिया, हमारे 3 ब्रांड्स थे, फीवर 104 एफएम, रेडियो नशा और रेडियो वन। रेडियो वन हमने काफ़ी बाद एक्वायर किया था। वो क्या होता है, सीढ़ियाँ आप चढ़ते रहते हैं कॉर्पोरेट में। तो जब मैंने छोड़ा, आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट एंड क्रिएटिव। तो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हैं ना, तो आप अपना 90% समय जो है वो मैनेजमेंट में स्पेंड करना शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी में कम समय जाता है। तो मेरी वो लड़ाई बड़ी चलती रहती थी कि मैं मैनेजमेंट कम करूं, क्रिएटिव वर्क ज़्यादा करूं, आर्ट ज़्यादा करूं। लेकिन वो एक बहुत स्ट्रगल रहा उस चीज़ को। जब एक पोजीशन पे आप पहुंच जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, अलग चीज़ें हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ आर्ट करना है। ओके। मुझे आई डोंट वांट टू गेट इनटू पुट मोस्ट ऑफ माय टाइम इनटू मैनेजमेंट, इनटू मीटिंग्स, जूम कॉल्स, दिस दैट। आई वांट टू डू आर्ट। आई वांट टू मैं वो कुम्हार हूँ जो मिट्टी में हाथ डाल के घड़ा बनाता है। मुझे मिट्टी में हाथ डालना पसंद है। तो मैं दूर से नहीं बोलूंगा अरे तुम वो करो, वैसा करो, वैसा करो। मुझे खुद कीचड़ में, मिट्टी में हाथ डाल के चीज़ें शेप करना पसंद है। दैट्स व्हाई आई मैं भी अभी मेरे करियर के ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे बिजनेस भी चलाना पड़ता है, बट देन यू हैव टू बी द फेस ऑफ इट ऑल्सो। तो आई थिंक वो थोड़ा टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ इट बिकम्स लाइक यू कैन लीव द करेक्ट थिंग्स यू डोंट लाइक एंड प्रैक्टिस एंड परफॉर्म योर आर्ट ओनली। बट उसके लिए सब सीखना पहले पड़ता है। हाँ, पहले सीख लेना पड़ता है, पहले अपने। और वही सीखने के लिए वही है, आपको गीली मिट्टी में हाथ डालना पड़ेगा, हाथ गंदे करने पड़ेंगे, उससे नहीं बच सकते आप। अब मुझे पूछना है एआई के बारे में, क्योंकि एज फार एज आई नो और जो मैंने वॉइस टूल्स अगर यूज़ किए हैं, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एआई बहुत इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डबिंग के लिए भी देयर मस्ट बी एन एआई या कोई आ रहा होगा शुरू जहाँ हो पे चुका है। हो चुका है, राइट? तो इवेंचुअली डबिंग भी तो एआई ही करेगा। देखिए, कुछ हद तक तो करेगा, इस बात से हम मुकर तो नहीं सकते। वी कैन नॉट, हम शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते या बिल्ली नहीं बन सकते कि हमने आंख बंद कर ली और सामने कुछ नहीं है। हमको आंख खोल के इस चैलेंज को देखना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। और सदियों से होता आया है, एक नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी डिप्लीट हो जाती है, लेकिन उसमें भी सरवाइव वो कर जाते हैं जो जिनको अपना काम आता है। ओके। मिल्स देखिए, पहले मिल्स में मैन्युअली काम होता था, उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन्स आई, फिर ऑटोमेशन आ गया। चीज़ें, बदलाव तो आती है ना, तो बदलाव आएगा, ये इनएविटेबल है, इसको आप टाल नहीं सकते। आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना होगा। सो अब मैं बताता हूँ आपको, एआई में अभी भी थोड़ा वक्त है, थोड़ा नहीं, काफ़ी वक्त है। ओके। इस चीज़ को अभी चल रहा है, अभी डेटा कलेक्शन अब भी चल रहा है। तो जब खाली वॉइस करना होता है ना, तो आप उसमें यह है कि आपने उसको, मशीन को एक सेंटेंस या डायलॉग दिया, आपने आवाज़ सेलेक्ट किया जिस तरह की आपको चाहिए, और आपने एक्सप्रेशंस डाल दिए, और फिर वो आपको डिलीवरी जनरेट कर देगा। बट ये उसमें ना फिर भी एक वो जो एक ह्यूमन वार्मथ और एक ह्यूमन, हालांकि वो आवाज़ें सैम्पल इंसानों की ही हैं, बट वो एक जो
ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर से डायलॉग है कि दिन अच्छा गया लेकिन मैं थक गया। अगर आप एआई को डायलॉग देंगे, दिन अच्छा गया लेकिन मैं थक गया, मूड डल, हम्म। टायर्ड, ओके। ठीक है, तो एआई कर देगा। हम्म। लेकिन जब एक इंसान उसको लाइव डब करेगा या रिकॉर्ड करेगा तो वो कैसे करेगा? हाँ, दिन अच्छा था, हाँ, लेकिन मैं थक गया। ये जो हाँ आया, ये एआई नहीं एआई करके नहीं देगा। करेगा। ये है आपका ह्यूमन टच। इट मे कम विद टाइम, नॉट नाउ। सो ऐसा नहीं है कि डबिंग प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, हम्म। डबिंग प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, बट वो छोटे मोटे डबिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, हम्म। नॉट मेजर वर्क। ओके। मेजर वर्क में अभी भी नहीं आया नहीं है। है। हाँ, एआई कहाँ आना शुरू हो गया है? कि मान लीजिए अब साउथ का कोई हीरो है, ठीक है, अब साउथ की कोई फिल्म अब से हिंदी में डब हो रही है, हम्म। तो अब एआई से एक पॉसिबिलिटी है कि साउथ का हीरो अगर डब नहीं भी करेगा हिंदी में, क्योंकि उसके हिंदी में एक्सेंट आएगा, तो से सपोज मैं डब करता हूं उस हीरो के लिए, ठीक, सो आई डब इन हिंदी, इन प्रॉपर हिंदी जैसे बोला जाता है विदाउट एक्सेंट, और मैं उस पूरी फिल्म को डब कर देता हूं। अब मेरी आवाज ऑफ कोर्स विद माय परमिशन लेके एआई से एक एक टर्म कहते हैं स्किनिंग, स्किनिंग ऑफ वॉइस। सो एआई से मेरी आवाज को उस हीरो की आवाज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके। तो जब ऑडियंस देखेगी उसको लगेगा इसी की आवाज है, इसी ने डब किया, विच इज पर फाइन। आपका वो काम गया, राइट, प्रोजेक्ट? मेरा नाम गया, काम नहीं गया मेरा, क्योंकि मेरे पास क्राफ्ट है, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट पे काम करता हूं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे वो काम मिलेगा। मुझे एआई आने के बावजूद वो काम मिलेगा। हम्म। एक हीरो ये नहीं चाहेगा कि एक मशीन उसकी डबिंग करे, क्योंकि उसको अपना परफॉर्मेंस देखना है, हम्म। करेक्ट? वो तब भी यही चाहेगा कि एक अच्छा आर्टिस्ट जो मेरी परफॉर्मेंस को मैच कर पाए, वो मेरी परफॉर्मेंस करे, उसके बाद हम उससे स्किनिंग करके उसको मेरी आवाज में कन्वर्ट कर देंगे। हम्म। सो माय टू पाइस सजेशन इज वर्क ऑन योर क्राफ्ट। सुमंतो जी, मुझे आपसे ये पूछना था, आपके पूरे करियर में विच हैज बीन सो लॉन्ग 25 इयर्स, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपकी लाइफ में? सी, चैलेंजेस बहुत किस्म के हैं, अलग अलग, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मेरे ख्याल से हर इंसान की ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जहाँ सर पे छत चाहिए, जहाँ दाल रोटी चाहिए, बदन पे कपड़ा चाहिए, वो एक अलग स्ट्रगल है, राइट। ठीक है। और मैं एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वही स्ट्रगल है, और कोई स्ट्रगल नहीं है। जो जो लोग कहते हैं कि मैं मुंबई में एक्टिंग में पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरा उनको यही कहना है कि जिस दिन आप स्ट्रगल करना बंद कर दोगे, उस दिन आप काम करना शुरू करोगे। स्ट्रगल दाल रोटी की होती है, स्ट्रगल सर्वाइवल की होती है, स्ट्रगल काम की नहीं होती, बिकॉज ये आपकी चॉइस है। यू हैव चोजन टू बिकम एन एक्टर, ठीक है। स्ट्रगल सड़क पे पत्थर तोड़ने वाला एक मजदूर कर रहा है, एक कुली कर रहा है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता, उसकी चॉइस नहीं है, उसकी मजबूरी है। हाँ। तो जब आप कोई चीज मजबूरी में करते हैं तब स्ट्रगल आता है, या स्ट्रगल सर्वाइवल का होता है, ठीक है। चाहे आप शहर में हो चाहे जंगल में हो, उस सर्वाइवल का स्ट्रगल होता है। काम में कोई स्ट्रगल नहीं होता, काम आपकी चॉइस है। अगर मैं यहाँ पे वॉइस एक्टर बनने आया हूँ, या एक्टर बनने आया हूँ, या डायरेक्टर बनने आया हूँ, कुछ भी करने आया हूँ, मैंने चुना है वो रास्ता, तो वहां मैं स्ट्रगल, I am privileged. To do what you want. I am privileged to do what I want to do. So I am not struggling there. मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ. So I'm trying. I'm trying my skills and I'm trying my luck. So that is the only thing I'm doing. I'm not struggling. And before also you were not struggling. Before also, when I was struggling for survival, also I was not struggling for work. Okay. क्योंकि I was trying my skills.
और जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपने स्किल्स पे काम करते रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, तो आप सच मानिए आपके लिए सर्वाइवल भी मुश्किल नहीं होगा। हम्म। तो मैंने एज एज एन एड फिल्म डायरेक्टर काम किया है, मैंने एज ए क्रिएटिव हेड काम किया है, मैंने एज ए राइटर काम किया है, मैंने एज ए वॉइस आर्टिस्ट काम किया है, मैंने एज ए सिंगर काम किया है, मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम किया है। मैं आई स्टिल कंपोज म्यूजिक, आई डू डबिंग डायरेक्शन। सो व्हेन आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स एवरी डे, जब मैं हर बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे सर्वाइवल के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मुझे ये काम नहीं मिला तो मैं ये काम कर लूँगा, ये नहीं मिला तो मैं वो काम कर लूँगा, वो नहीं मिला तो मैं ये काम कर लूँगा। और ओवरऑल अगर आप देखो, हम्म। ठीक है, चाहे आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, कुछ भी हो, आप एक आर्टिस्ट हो। राइट। तो ये सब चीज़ें एक आर्टिस्ट को तैयार करती है। तो आज अगर मैं डबिंग डायरेक्शन कर रहा हूँ तो उसमें पैसा एक फैक्टर है, लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी इसलिए भी मैं करता हूँ डबिंग डायरेक्शन, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं अलग अलग एक्टर्स को बहुत माइन्यूटली, डबिंग में तो बार बार आपको देखना पड़ रहा है वही चीज़, तो बहुत माइन्यूटली जब मैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, मैं लगता है इसने क्या किया इस कैरेक्टर के लिए, उसने इस कैरेक्टर के लिए क्या किया, क्या न्यूआंसेस लेके आया। जब मैं वो चीज़ें देखता हूँ मैं सीख रहा हूँ। तो जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप ग्रो करते रहेंगे, और जब आप ग्रो करेंगे तो लाइफ में स्ट्रगल कुछ होगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया। मुझे आपका नज़रिया बहुत अच्छा लगा लाइफ को देखने के लिए, और मैं यही सबको बोलती हूँ, या तो आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें रॉन्ग है, या तो आप देख सकते हैं कितनी कितनी चीज़ें राइट सही है, कर, और वो सही इतना ज़्यादा है सबकी लाइफ में कि बिल्कुल हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना बिल्कुल। चाहिए। ये सेम बात हुई हमारे बिजनेस में। जैसे इफ़ आई एम रनिंग अ बिजनेस, तो मुझे प्रोडक्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, मुझे एडिटिंग के बारे में भी जानकारी, मुझे एचआर, फाइनेंस, जो चीज़ें नहीं इतनी पसंद वो भी आपको करना करनी सीखना पड़ेगी, पड़ेगा। क्योंकि तभी आप फिर चला सकते हो पूरा मैं एज एन सिस्टम। आर्टिस्ट, मुझे लाखों रुपए कमाने हैं, लेकिन मुझे जीएसटी के बारे में नहीं जानना है, नहीं चलेगा। मुझे अगर लाखों कमाने हैं, मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, मुझे जीएसटी हर महीने भरना पड़ेगा, वो चीजें मुझे सीखनी पड़ेंगी। आई डोंट हैव अ चॉइस। या यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे ये एपिसोड एंड करना है इस कुछ फन एक्टिविटी में। अगर आपने बहुत सारे किरदारों के, अच्छे एक्टर्स के, कैरेक्टर्स के रेफरेंसेस दिए, नाम हमें बताए, अगर आप उनके, मुझे पता है आप एकदम इंसान पे नहीं, लेकिन अगर आप उनके कैरेक्टर को एम्यूलेट कर सकते हैं और उनकी आवाज़ हमें बता सकते हैं। देखिए, मैं आपको देन आई विल गिव यू एग्जांपल फ्रॉम ऑडियो ड्रामास, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वीडियो में तो हम कैरेक्टर मैच करते हैं, हम वॉइस मैच नहीं करते उतना। तो जैसे जब मैं महाभारत कर रहा था, तो मेरे महाभारत में शत्रुघ्न सिन्हा भीष्म पितामह कर रहे थे, शकुनी का किरदार शक्ति कपूर कर रहे थे, मतलब विजय राज कर रहे थे हमारे। विजय राज को तो मैंने सुना है आपको कि Yes. किस तरह से वो करते थे, और उन सबका अपना अपना स्टाइल था। शिल्पा शेट्टी ने द्रौपदी किया था, शान ने कृष्ण किया था। सो जो आवाज़ सुन के आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि हाँ, कृष्ण ऐसे ही होंगे। तो लेकिन ये जो क्योंकि मैंने बोला कि ऑडियो में क्या होता है, क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके लिए हर आवाज़ डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, कि आप समझ पाए कि जब ये बोल रहा है, ये आवाज़ आ रही है तो ये भीष्म की आवाज़ है, ये जब आ रही है शकुनी की आवाज़ है। तो इसलिए हमने कास्टिंग भी वैसे की थी, और शत्रु जी का भी अपना स्टाइल है, यू नो। तो वो नेचुरली भी ऐसी ही बात करते हैं। तो जब आते थे तो, हाँ तो सुमन तो बताओ आज क्या करेंगे। और वो इतने फास्ट एक्टर हैं, तो उनके साथ हम कभी, मतलब उनको, वो आते थे और उनको स्क्रिप्ट देते थे, मैं उनको सीन समझाता था कि ऐसा 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 था, ठीक है रिकॉर्ड करो, एंड देन ही वुड जस्ट स्टार्ट। तो वो शत्रु जी थी। शक्ति कपूर, जब मैं उनके पास गया था, बोले कि यार तू एक पंजाबी से इतनी हिंदी बुलवाएगा,
तो हो पाएगा मेरे से? मैंने कहा नहीं, करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो रिकॉर्डिंग से हमेशा एक दिन पहले बुलाते थे रिहर्सल के लिए। उनका भी एक अपना स्टाइल है कि भांजे लोमड़ी सा सोचो और बाग सा नोचो। तो ही हैड हिज ओन स्टाइल ऑफ दिस थिंग। नॉर्मली वो ऐसे बात नहीं करते, लेकिन जब वो कैरेक्टर में आते थे तो बिल्कुल वैसे बन जाते थे। सो यू नो ही हैज, एवरीबody हैज, but now when we talk about say Vijay Raj, because he was a narrator and I wanted Vijay Raj's character to come out, मैं बोला आकाश विजय राज है, that was my brief to him. So he would come also and he would sit like, चलो शुरू करते हैं, relaxed. और आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? बहुत बढ़िया कहानी है ना। He was giving his nuances. और हम आपसे कहें कि हम इससे बढ़िया कहानी सुनाएंगे तो हम मानेंगे? बहुत बड़ी कहानी है, मजा आएगा। So he would, because he is that kind of a person, he's relaxed, and that is what I wanted people to hear. So that's how he did it. So everybody has their own characters and they do it in their way. शान को जब हम बोलते थे, शान was also, यार मैं सिंगर हूँ यार, मेरे से तू क्या करा रहा है? मैंने कहा शान, don't be any character, be yourself. Just read out the dialogue the way you would read. And the way he would read is, कृष्ण, तुम्हें हमेशा एक संशय रहती है कि तुम्हें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट आप जब सुनते हो तो आपके चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है कि उसकी आवाज में स्माइल है। It's like a soothing. It's very soothing, very soft, very sweet voice, which you would expect from Krishna, because Krishna was very, उनका गुस्सा, उनका वो सब चीज अलग थी, लेकिन regular this thing में he was a very sweet this guy. So that's what I'm saying कि वो वेरी इंटरेस्टिंग। आपसे बात करके बहुत मजा आया, इतना सारा इंसाइट था ना, आपने इतने खुल के इतने अच्छे से समझाया। बहुत लोग ऐसे इतने अच्छे से समझा नहीं पाते अपना काम को, तो थैंक यू सो मच ये करने के It लिए। was completely my pleasure. मुझे बहुत मजा आया, वक्त का पता नहीं चला। अब आपको पता चलेगा जब आप एडिट पे बैठेंगे। आई गॉट टू लर्न सो मच। तो यही मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात लगती है कि हमें नई नई चीजें पता चले और मैं मेरी ऑडियंस के साथ उसको शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच। गाइज, आपको और भी कोई भी थॉट्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, काम के बारे में, तो प्लीज कमेंट्स में हमें लिख के बताइए, हम आपको जवाब देंगे। और अगले एपिसोड में मिलते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।